हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम 28 ऑफ फेब के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में समझने वाले हैं। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन आराम से सुनिए, रिलैक्स होकर पूरे सेशन को देखिएगा। आपको पता है हमारी जो ईयरली करंट अफेयर की शंखनाद बुक है वो पूरे इंडिया में जो इंपॉर्टेंट बुक आउटलेट से वहां पर अवेलेबल करवा दी गई है, लेकिन फिर भी काफी स्टूडेंट को वो बुक नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे स्टूडेंट्स की काफी क्वेरी हमारे पास आ रही थी। तो आप सभी देखिए, एप्लीकेशन पर जाकर भी प्रिंटेड बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। ईयरली करंट अफेयर शंखनाद हमारी प्रिंटेड बुक आपको यहां पर भी मिल जाएगी। देखिए, जब आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर एक ऑप्शन है ऑर्डर बुक का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता हुआ दिखाई देगा। आप व्यू पर क्लिक करेंगे हिंदी और इंग्लिश के, तो आपको इस तरीके का एक और इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपके लिए 135 रुपीज में ये बुक प्रिंटेड अवेलेबल है। लेकिन देखिए, आपके घर तक डिलीवरी का एक्सेस कितना इजीली मिल पाता है, उस आधार पर जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। अदरवाइज आपको जो बुक है वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है। तो अगर आपको नजदीकी बुक स्टोर्स आउटलेट पर नहीं मिल पा रही है तो आप यहां से भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो फरवरी 2025 तक अपडेटेड पूरी आपको बुक मिल जाएगी, ईयरली करंट अफेयर शंखनाद। ठीक है, तो आप यहां से भी एप्लीकेशन से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आइए सबसे पहला करंट अफेयर देखेंगे आज के 28 ऑफ फेब का। हाल ही में भारत की पहली हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किसके द्वारा बनाई गई है क्या? समझिए, आपने चाइनीज मूवी देखी होगी या फिर अदर कंट्रीज की, तो आपने देखा होगा बुलेट ट्रेन चलती है तो वो एक बॉक्स के अंदर जो कि कांच का होता है और इस तरीके का होता है और उसके अंदर चलती है। इसी तरीके से एक वैक्यूम ट्यूब है जिसे नाम दिया गया है हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक। इसमें पॉड्स जो होते हैं, एक इंजन समझ लो जिसमें लोग बैठे हुए हैं, वो मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से भारत की पहली हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास और इंडियन रेलवे के द्वारा। इसमें जो पोर्ट्स है ना, जो मूव करते हैं, इंजन जैसी कोई भी गाड़ी बोल लो, वो जब मूव करती है ना तो उसकी अधिकतर स्पीड इसके अंदर 1200 किलोमीटर पर आवर्स तक जा सकती है। इंडिया का पहला फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक आईआईटी मद्रास और इंडियन रेलवे के द्वारा मिलकर इसे आईआईटी मद्रास के कैंपस में बनाया गया है। और अभी इसकी इनिशियली जो लेंथ है वो 422 मीटर तक ही देखने को मिलती है। ये जो प्रोजेक्ट है पूरा, अगर हम हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक की बात करें तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविएशन टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया है। इसमें होता क्या है, नीचे एक मैग्नेट लगाए और जो पॉड है उसमें भी मैग्नेट लगाए और थोड़ा सा ग्राउंड से वो ऊपर उठ के चलता है। इससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम मिलता है तो स्पीड ज्यादा बढ़ जाती है ऑब्जेक्ट की। 1200 किलोमीटर तक पर आवर इसकी स्पीड हो सकती है। अभी इनिशियल स्टेज पर है, टेस्टिंग की जा रही है। अगर ये सक्सेस हो जाता है और पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, इनकी जो टोटल डिस्टेंस है ना वो 30 मिनट 40 मिनट में कवर की जा सकती है, क्योंकि ये एरोप्लेन की तरह चलेंगे, इतनी स्पीड आपको दे पाएंगे। तो अगले फेज में 40 से 50 किलोमीटर के ट्रैक को बनाया जाएगा। अभी ट्रैक थोड़ा सा छोटा बनाया गया है, 422 मीटर का। तो फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक कहां पर किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आईआईटी मद्रास और इंडियन रेलवे ने मिलकर आईआईटी मद्रास कैंपस में इसे डेवलप किया है। इन फ्यूचर भविष्य में फास्ट रेलवे में इसका यूज किया जा सकता है। जर्मनी के नए चांसलर के रूप में कौन नियुक्त किए जाएंगे? जर्मनी में अभी इलेक्शन हुए थे और वहां पर चांसलर के रूप में नियुक्त किए जाने वाले हैं फ्रेडरिक मर्ज। जैसे हमारे यहां पर पीएम का पद होता है ना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सर्वोच्च होता है, चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसी तरीके से जर्मनी में चांसलर का पद होता है। तो अभी नए चांसलर बनने वाले हैं फ्रेडरिक मर्ज। ये हैं फ्रेडरिक मर्ज, जर्मनी के नए चांसलर। जर्मनी में अभी जो इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए थे, उसमें इन्हीं के द्वारा लीड किया गया एक अलायंस था, CDU CSU। ये हमको इतना जानना जरूरी नहीं है, पर फिर भी ये अलायंस है
जिसकी जीत हुई है, तो क्योंकि इसके लीडर फ्रेडरिक मर्ज हैं, तो अब ये बनेंगे नए चांसलर। अभी तक जर्मनी के चांसलर के पद पर ओलाफ स्कोल्स है, इनको रिप्लेस ये करने वाले हैं। अब जब ये बनेंगे ना, तो जर्मनी में ये सेकेंड ओल्डेस्ट चांसलर का पद संभालेंगे, क्योंकि इनके पहले आज तक जितने भी चांसलर हुए हैं जर्मनी में, उनमें 73 वर्ष की एज के चांसलर बने थे कॉनराड एडेनॉयर, जो कि 1949 में चांसलर बने थे। अब इसके बाद दूसरे ओल्डेस्ट चांसलर बनेंगे फ्रेडरिक मर्ज, इनकी एज है 69 ईयर। जर्मनी में चांसलर का पद क्या करता है, ये आपको इजीली समझ में आ जाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, जो कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो हमारे यहां पर पीएम के पास होती है, जर्मनी में ये पावर होती है चांसलर के पद के पास। अभी तक जर्मनी में 36 चांसलर देखने को मिले हैं ऑल ओवर। इनमें से केवल एक महिला चांसलर बनी है और वो है एंजेलिना मर्केल। आपने नाम सुना होगा एंजेला मर्केल का, ये एकमात्र महिला चांसलर है जर्मनी की। यूरोपीय देश है, सेंट्रल यूरोपीय कंट्री है, जिसकी कैपिटल है बर्लिन। ऑफिशियली यूरो का यूज करता है, क्योंकि अधिकतर जो यूरोपीय कंट्रीज है वो यूरो को ही यूज करती है मुद्रा के रूप में। यहां के प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर जर्मनी के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। और नए चांसलर कौन बनेंगे, तो ये बनेंगे अब फ्रेडरिक मर्ज। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ऑफर ऑफ द डे भी बता देता हूं। यहां पर जो आपके लिए ज्योग्राफी 1000 क्वेश्चन की सीरीज है वो काफी नॉमिनल चार्जेस में आपको अवेलेबल है, जहां पर देखिए आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे। 1000 ज्योग्राफी के क्वेश्चन बैंक है ये पूरा की पूरा, आपको वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल जाएंगे ज्योग्राफी 1000 क्वेश्चन सीरीज के। 24 आवर के लिए ये आपके लिए अभी ऑफर में है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप इसे अभी अवेल कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए, आपके पास नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हाल ही में चर्चित अकाडा सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया? अकाडा सिस्टम को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है डीआरडीओ को, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इंडियन आर्मी और एलएनटी लार्सन एंड टर्बो, इन कंपनी के बीच में और इंडियन आर्मी के मध्य में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसके तहत लार्सन एंड टर्बो या एलएनटी कंपनी 223 अकाडा सिस्टम इंडियन आर्मी को सौंपने वाली है, इनके लिए तैयार करेगी। डेवलप डीआरडीओ ने किया है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एलएनटी कंपनी के द्वारा की जाती है। तो इंडियन आर्मी और एलएनटी के मध्य में समझौता हुआ है। ये एलएनटी कंपनी इंडियन आर्मी को 223 अकाडा सिस्टम प्रोवाइड करेगी। अगर आपको सिस्टम के बारे में समझ में आएगा कि ये सर है क्या, तो शायद आपको आगे कुछ समझ में आए। बजट देख लो, ये कितने बजट में बनाया जा रहा है। ऑलमोस्ट 80.43 करोड़ रुपीस इसका बजट है 223 अकाडा सिस्टम को बनाने का। इसका फुल फॉर्म देखो, ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म, इसका फुल फॉर्म है। अगर कभी युद्ध हो जाता है, कभी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट वाली परिस्थिति आ जाती है किसी भी देश के साथ, तो अगर उस देश ने कभी केमिकल वॉर छेड़ दिया है ना, जिसमें केमिकल से हमला कर दिया किसी, या फिर कोई टॉक्सिक पॉइजन गैस छोड़ दी, तो इनको डिटेक्ट कौन करेगा? इन गैसेस को या ऐसे केमिकल को हवा में डिटेक्ट कर सकता है अकाडा सिस्टम, जिसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है। तो इंडियन आर्मी ने अभी जो एलएनटी के साथ समझौता किया है ना, वो इसी सिस्टम के लिए कि भाई हमको बना के दो, इन फ्यूचर हमको हमारे पड़ोसियों का कोई भरोसा नहीं। और ऑब्वियसली बात है, हम चाइना, पाकिस्तान, इवन बांग्लादेश, किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते सुरक्षा के मामले में। तो हमको ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जो हवा में किसी भी जहरीले केमिकल या टॉक्सिक पॉइजन को या ऐसी गैसेस को डिटेक्ट कर पाए, ताकि हमारी आर्मी सेफ रहे, हमारे लोग सेफ रहे। यह है अकाडा सिस्टम। अगर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के केसेस में, डिजास्टर रिलीफ सिचुएशन में भी इसका यूज किया जा सकता है। भोपाल गैस त्रासदी जैसी अगर कोई, भगवान ना करे, कुछ ऐसा होता है, इंडस्ट्रियल कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पर भी पास की हवा में जहरीली गैस कितने मात्रा में है, कौन सी है, इसको डिटेक्ट कर सकता है अकाडा सिस्टम।
अभी केमिकल वेपन्स जो कॉन्वेंशन है उसके तहत तो केमिकल का यूज करना बैन है, जो कि 1993 में साइन किया गया था देशों के मध्य में। 193 मेंबर देशों ने इस पर साइन किए थे कि भाई हम केमिकल वेपन्स का यूज नहीं करेंगे। ये कन्वेंशन है, एक ट्रीटी है, 1993 में हो चुकी है। इंडिया भी इसका मेंबर है, लेकिन फिर भी सेफ्टी रीजन से हमको अकाडा सिस्टम जैसे सिस्टम चाहिए होंगे। तो इंडियन आर्मी और LNT के मध्य में समझौता हुआ है और सिस्टम को डेवलप करने का श्रेय दिया जाता है DRDO को, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत यह हमारे रक्षा संसाधनों पर रिसर्च के लिए काम करने वाली संस्था है। 1958 में स्थापना, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, 52 इसकी प्रयोगशालाएं, लेबोरेटरीज हैं DRDO की, जो कि अभी काम कर रही, और इसके चेयरमैन है समीर वी कामत। हाल ही में चर्चित हेरथ उत्सव किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? हेरथ उत्सव को मनाते हैं कश्मीरी पंडित। और आपको पता है ये शिवरात्रि को फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। हेरथ फेस्टिवल शिवरात्रि ही फेस्टिवल के रूप में मनाई जाती है कश्मीरी पंडित में। हेरथ का जो मीनिंग है उसमें हर का मतलब तो है भोलेनाथ भगवान शिव, और रथ का मतलब है रात्रि या रात, तो भोलेनाथ की रात, यही है हेरथ फेस्टिवल। जो कश्मीरी पंडित है उनके कल्चर और उनकी आइडेंटिटी को यह फेस्टिवल दर्शाता है, और ये एक से ज्यादा दिन तक चलता है। हमारा जो शिवरात्रि होती है वो हम नॉर्मली एक दिन तक ही मनाते हैं, एक दिन के हमारा कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ये फाल्गुन महीने के 13वें दिन शुरू कर देते हैं अपने प्रोग्राम, और पूर्णिमा की रात तक ये अपने इस उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। हेरथ फेस्टिवल कश्मीरी हिंदुओं का एक फेस्टिवल है। कश्मीरी पंडित मुस्लिम यूनिटी के प्रतीक के रूप में भी इसे देखा जाता है। जम्मू कश्मीर के अदर फेस्टिवल हेरथ फेस्टिवल के अलावा, तो ट्यूलिप फेस्टिवल, एक फूल होता है ट्यूलिप, उसके इर्द गिर्द एक उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, ट्यूलिप फेस्टिवल। एक शिकारा फेस्टिवल डल झील में सेलिब्रेट किया जाता है, सैफ्रॉन फेस्टिवल, और एक गुरेस फेस्टिवल। ये सारे फेस्टिवल भी कश्मीर में अलग अलग हिस्सों में मनाए जाते हैं। हाल ही में दिवंगत अनिल जोशी जिनका निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है ना? हाल ही में जिनका निधन हुआ है अनिल जोशी, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बहुत ही फेमस गुजराती मूल के कवि हैं अनिल जोशी। यहां पर आप इनकी इमेज देख लीजिए। क्योंकि एज ज्यादा थी तो एज संबंधित बीमारियों के कारण, है ना, एज संबंधित समस्याओं के कारण अब इनका निधन हो गया है। प्रसिद्ध गुजराती कवि है। इनका एक निबंध 1988 में प्रकाशित हुआ था, स्टेच्यू नाम का, जिसके लिए इन्हें 1990 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जा चुका है। इनका निबंध स्टेच्यू भी गुजराती भाषा में ही था। 1988 में प्रकाशित हुआ, 1990 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया गुजराती भाषा के लिए, इनके निबंध के लिए। तो अब अनिल जोशी का हाल ही में निधन हो गया, गुजराती कवि और साहित्यकार। हाल ही में नेवल एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? नेवल एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण का श्रेय दिया जाता है DRDO और इंडियन नेवी को। किसको दिया जाता है? DRDO और इंडियन नेवी। DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर सक्सेसफुली नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। टेस्टिंग की गई है ओडिशा के चांदीपुर में, जो टेस्टिंग रेंज है हमारी, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज, यहां पर इसको पहली बार परीक्षण किया गया है, और यह अपनी तरह की पहली मिसाइल है जो इंडिया में बनी। सर, इसमें इतनी अच्छी चीज क्या है या विशेषता क्या है? तो पता है इसको, है ना, अगर टारगेट पर हिट कर दिया है तो हवा में भी इसके टारगेट को उड़ान के दौरान बदला जा सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर नेवल एंटी शिप मिसाइल है तो किसी भी शिप पर अगर इसको दागा जाता है ना, तो उड़ान के दौरान या दागने के बाद भी इसके टारगेट को चेंज किया जा सकता है। इंडिया की पहली नेवल एंटी शिप मिसाइल है इस तरीके की। DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर हाल ही में इसका टेस्ट किया। हेलीकॉप्टर से इसको लॉन्च किया गया है।
इसका टोटल वजन देखते हैं तो 380 किलोग्राम तक देखने को मिलता है। इसकी लेंथ 3.6 मीटर तक है। वजन 380 किलोग्राम, लेंथ 3.6 मीटर, रेंज 5 से लेकर 55 किलोमीटर तक किसी भी शिप को टारगेट कर सकती है और उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया डीआरडीओ ने, और डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने इसका सफल परीक्षण किया। हाल ही में चर्चित शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? शिक्षा संजीवनी बीमा योजना को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है राजस्थान सरकार को। राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और उनके जो माता पिता है, दोनों के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था कर दी है, बीमा की व्यवस्था कर दी है, और इसे ही नाम दिया गया है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। इससे होगा क्या, जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, या फिर क्योंकि राजस्थान में देखिए ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है, तो वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये एक चीज देखने को मिलती है कि बच्चों को माता पिता स्कूल नहीं भेजते, तो बच्चों जो माता पिता है उनको बच्चों की एजुकेशन के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके और उनको भी कुछ प्रॉफिट मिले। तो इसलिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना को राजस्थान सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है। इसे उदयपुर में लॉन्च किया गया। उदयपुर के रेसिडेंसी स्कूल में 1 से लेकर कक्षा 5 तक के जो बच्चे हैं उनको इस स्कीम का लाभ मिलेगा। बच्चों को भी इंश्योरेंस मिलेगा, एक्सीडेंट कवर, और माता पिता को भी एक्सीडेंट कवर दिया जाएगा। उदयपुर के रेसिडेंसी स्कूल में लॉन्च किया गया और उदयपुर डिवीजन के सरकारी स्कूलों में यह स्टार्ट की गई है। अभी जो फर्स्ट फेज है उसमें बच्चों और माता पिता को बीमा कवर कितना मिलेगा? 1 से 5 तक के बच्चे और उनके माता पिता को, तो बच्चों को या छात्रों को मिलेगा 1 लाख रुपए तक का बीमा कवर अगर एक्सीडेंट हो जाता है। माता पिता को मिलेगा 1,35,000 रुपए का बीमा कवर राजस्थान की इस योजना के तहत। अब यहां पर एक चीज और है, अगर बच्चे के माता पिता की कभी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, सपोज करो, तो 18 साल तक उनको स्कॉलरशिप की व्यवस्था अलग से की गई है। तो ये योजना है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, जिसे राजस्थान सरकार ने हाल ही में उदयपुर से लॉन्च किया है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। जनसंख्या भारत का 7वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य राजस्थान वर्तमान में। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र से ये अपनी बाउंड्री साझा करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री, और सिंधु घाटी की जो साइड है, एक तो कालीबंगन और एक बालाथल, ये दोनों ही हमको राजस्थान में देखने को मिलती है। आगे बढ़े। हाल ही में पहली EFIR दर्ज करने वाला पुलिस स्टेशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सर EFIR क्या है? पहले तो हम ये समझे, FIR हमने सुना है, अब FIR का फुल फॉर्म कमेंट कर देना। अब मैं नहीं बताऊंगा हर चीज, FIR का फुल फॉर्म क्या है कमेंट करो, ठीक है। अब यहां पर जो कंफ्यूजन, क्योंकि FIR आपने मूवी में बहुत सुना है कि FIR करवा दी, FIR नॉर्मल हम सुनते रहते हैं। FIR का फुल फॉर्म कमेंट करना। यहां पर मैं आपको EFIR समझा देता हूं। देखिए EFIR की बात करें तो नॉर्मल एक होता है थाने में जाकर रिपोर्ट कर दी, FIR दर्ज करवा दी। एक होता है घर पर कोई व्यक्ति बैठा है और वो डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल करके पुलिस को बोल दे रहा भाई मेरी FIR दर्ज कर लो, और पुलिस ने ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से उसकी FIR दर्ज कर ली। ये होता है EFIR, है ना। तो EFIR दर्ज करने वाला पहला पुलिस स्टेशन भारत के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बना है। अभी क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति है इम्तियाज अहमद डार, इन्होंने व्हाट्सएप पे पुलिस को भेज दिया कि मेरी FIR है अगेंस्ट जिसके भी XYZ, मेरी दर्ज कर लो, और पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए उसकी इंफॉर्मेशन के आधार पर उसकी FIR को दर्ज कर लिया। जम्मू कश्मीर में हंदवाड़ा क्षेत्र में विलगाम पुलिस स्टेशन है, इसने व्हाट्सएप से ही इंडिया की पहली EFIR को दर्ज किया है, और जम्मू कश्मीर में ही इसके बाद पहली ईमेल से भी FIR को दर्ज किया गया है। किसी ने ईमेल किया, जो व्यक्ति थे मुश्ताक अहमद भट्ट, इन्होंने ईमेल किया और ईमेल के आधार पर ही इनकी FIR को रजिस्टर कर लिया गया।
जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की पुलिस के द्वारा। तो पहली EFIR भारत में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में हुई? तो यह हुई है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। भारत में सबसे अधिक गिद्धों की जनसंख्या किस राज्य में दर्ज की गई है? गिद्ध या वल्चर की अगर हम बात करते हैं, भारत में सबसे ज्यादा गिद्धों की संख्या देखने को मिलती है मध्य प्रदेश राज्य में। MP में सबसे ज्यादा गिद्ध हैं वर्तमान में। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा गिद्धों का सेंसस किया गया था, संख्या को काउंट किया गया था 2 अलग अलग फेजेस में। 2025 में MP में 12,981 गिद्धों की संख्या को दर्ज किया गया 2025 की वल्चर जनगणना में। और 2024 में जब जनगणना हुई थी तब 10,845 गिद्ध थे, अब ये बढ़कर हो गए 12,981। और इस तरीके से भारत में MP सबसे ज्यादा वल्चर पॉपुलेशन वाला राज्य बन गया है, ठीक है, MP डन। 2016 में मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यह सर्वेक्षण शुरू किया था और तब से ये हर साल करवा रहे हैं। अब लगातार क्योंकि वल्चर को संरक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी को बनाने के लिए, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनका संरक्षण किया जाना जरूरी है। तो MP हर साल इनको काउंट करता है और इनके संरक्षण के लिए जो भी हो सकता है वो काम MP गवर्नमेंट करती है। पहले फेज में 17 से 19 फरवरी को इनको काउंट किया गया और अब पहले फेज की रिपोर्ट आई है अभी, तो दूसरे फेज में 29 अप्रैल 2025 में इनको फिर से काउंट किया जाएगा। MP में जितने भी नेशनल पार्क है, जितने भी टाइगर रिजर्व है, सेंचुरीज है, वहां पर इनका सर्वेक्षण किया जाता है। अच्छा, गिद्ध बायोडाइवर्सिटी के लिए तो जरूरी है, सबको पता है, एनवायरमेंट की रक्षा के लिए गिद्धों का होना जरूरी है, लेकिन यहां पर गिद्धों की संख्या गिरती जा रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है डाइक्लोफेनाक नाम की एक ड्रग होता है, मेडिसिन होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए डाइक्लोफेनाक नाम का ड्रग दिया जाता है, ये इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन से या फिर, तो ये जो ड्रग है ना, ये गिद्धों के लिए भाई बहुत जहरीला है। गिद्धों के लिए मतलब समझो आप प्राण घातक है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि जो पशु मर जाते हैं उनको गांव के बाहर एक जगह पर फेंक देते हैं और फिर उनको कौन खाते हैं? गिद्ध खाते हैं। अब उनके शरीर में ये डाइक्लोफेनाक नाम का जो ड्रग जाता है तो उससे गिद्धों की संख्या लगातार गिरी और ये विलुप्ति की कगार पर आ गई। इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी कि 2006 में इंडियन गवर्नमेंट ने डाइक्लोफेनाक ड्रग को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि अगर ये अभी भी दिया जाता तो गिद्ध लगभग खत्म हो जाते इंडिया से। तो गिद्धों की सबसे ज्यादा संख्या MP में है। MP की कैपिटल है भोपाल। मंगू भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल के पद पर हैं। मोहन यादव यहाँ पर CM हैं वर्तमान में। 230 विधानसभा की सीटें हैं MP में, 29 लोकसभा और 11 सीट हैं राज्यसभा की। गिद्धों की संख्या के अलावा सबसे ज्यादा टाइगर भी मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। 2022 की टाइगर रिपोर्ट के अनुसार 785 बाघ MP में देखने को मिलते हैं, इसलिए MP को टाइगर स्टेट कहा जाता है और वल्चर स्टेट भी MP ही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या रखी गई है? वैसे कल हमने नेशनल साइंस डे पर डिस्कस किया था, लेकिन कल क्योंकि थीम उस वक्त तक नहीं आई थी तो अब मैं आपको थीम बता देता हूं। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? पहली चीज तो ये कल हमने बात की थी, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। रमन इफेक्ट है ना की खोज की थी CV रमन ने 1928 में, और उसी के आधार पर 1930 में CV रमन को दिया गया था भौतिकी का नोबेल। तो अब जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है 2025 का, उसकी थीम की बात करें तो एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। आंसर हो जाएगा आंसर C। यह थीम है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की। तो कैजुअली कल हमने बात कर ली थी, तो आज ज्यादा कुछ है नहीं यहां पर। 28 फरवरी 1928 को CV रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की, इसके लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल दिया गया। और 1986 में इंडियन गवर्नमेंट ने 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे घोषित किया था, तब से यह हर साल मनाया जा रहा है। 1986 में घोषित किया गया और 1987 में पहली बार बनाया गया।
2025 की थीम एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत, और 2024 की थीम थी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। डन। तो यहां पर 28 फरवरी के सभी करंट अफेयर हो गए हमारे। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। पहला क्वेश्चन क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार रोड नेटवर्क के मामले में भारत वर्ल्ड में कौन से स्थान पर है? तो यह है सेकेंड प्लेस पर। प्रकृति 2025 भारत का पहला इंटरनेशनल कार्बन मार्केट सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो यह किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया? तो इसे तैयार किया है इंडियन साइंटिस्ट की जो टीम है उन्होंने। टॉकिंग की खाड़ी किन दो देशों के बीच में एक विवादित क्षेत्र है? तो चीन और वियतनाम। भारत के किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री देखने को मिलती है इंडिया की। हाल ही में काली फंड किस बैठक के दौरान लॉन्च किया गया? तो कॉप 16। हाल ही में एआई पावर्ड टूल AMR सेंस जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के पैटर्न को रियल टाइम में एनालिसिस कर सकता है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया? तो इसे विकसित करने का श्रेय दिया जाता है IIT दिल्ली को। हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सबसे बड़ी सफल रन चेस का रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया? तो यह अपने नाम किया है ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में CAG ने ऑडिट कौशल सुधारने और सतत ऑडिट के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है? तो यह है IIT मद्रास। और नेशनल साइंस डे कल का हमारा क्वेश्चन था, 28 फेब को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये कल के करंट अफेयर हमारे रिवाइज हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो यह है नर्व सेल, सबसे लंबी कोशिका या सेल। KYC का पूर्ण रूप क्या है? नो यूर कस्टमर KYC का पूर्ण रूप है। मॉनिटर का वैकल्पिक नाम क्या है? तो अगर मॉनिटर का वैकल्पिक नाम देखें तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से मॉनिटर को जाना जाता है। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर है हमारे आज के। और अब मैं आपको देता हूं नए क्वेश्चन ऑफ द डे, कमेंट में आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्रम लिखी है या लिखी थी? राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? MP रीजन में मालवा के पठार में काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, और इसके अलावा जो महाराष्ट्र से लगा वो मालवा का पठार क्षेत्र है, वहां पर भी काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? कमेंट में आंसर कीजिएगा तीनों क्वेश्चन के आंसर। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप प्रिंटेड बुक चाहिए आपको ईयरली करंट अफेयर की श्रृंखला, तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पर जाकर ऑर्डर बुक पर क्लिक करके बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।